जनरल स्टडीज बाय एसजे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा एक बड़े दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या होता है जब एक ट्रेडिंग कंपनी एक देश बन जाती है? और फिर क्या होता है जब वो बेतहाशा अमीर कंपनी अचानक कंगाल हो जाती है? हमारे सामने है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये उस कहानी का कह सकते हैं क्लाइमेक्स था। नियंत्रण लाने की एक जल्दबाजी में की गई कोशिश जो अपने पीछे शायद और भी बड़ा कंफ्यूजन छोड़ गई। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी एक ऐसी कंपनी की है जिसके पास अपनी सेना थी, जो एक पूरे सूबे पर आप कहिए कि राज कर रही थी, जिसके कर्मचारी रातों रात नवाबों जितनी दौलत कमा रहे थे। हाँ, और फिर भी वही कंपनी अपनी ही सरकार के सामने कटोरा लेकर पहुंच गई। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझेंगे कि ये नौबत आई क्यों, इस एक्ट में ऐसा क्या था, और कैसे इसने भारत में ब्रिटिश शासन की पूरी दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा ना। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी तो नहीं रह गई थी 1773 तक। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दौड़ बहुत पीछे छूट चुका था। 1773 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशाल क्षेत्रीय शक्ति बन चुकी थी। देखिए, 1700 तक उन्होंने मद्रास, बॉम्बे और बंगाल में अपनी 3 प्रेसिडेंसीज जमा ली थीं। लेकिन असली बदलाव आया 1746 के बाद, जब उन्होंने एक के बाद एक कई युद्ध लड़े और जीते। उनका इलाका बहुत तेजी से फैल रहा था। और शायद सबसे बड़ा जैकपॉट तो उनके हाथ बंगाल में लगा। मुझे याद है 1765 में उन्हें दीवानी मिली थी। एक मिनट, ये दीवानी मिलना, इसका असल में मतलब क्या था? मतलब क्या मुगल बादशाह ने एक ब्रिटिश कंपनी को बस यूं ही पूरे बंगाल का टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया? ये हुआ कैसे? नहीं, ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी। उनके पास आप कहिए कि नाम की सत्ता थी, ताकत नहीं। अच्छा। तो 1765 में उन्होंने एक फरमान जारी किया जिसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लगान यानी कि लैंड रेवेन्यू वसूलने का अधिकार मिल गया। बदले में कंपनी बादशाह को एक सालाना रकम देती थी। तो एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी अब सरकार की तरह काम कर रही थी? बिल्कुल। सोचिए, उनके पास अपनी सेना थी, अपना रेवेन्यू सिस्टम था, और भारत के सबसे अमीर सूबे पर उनका पूरा राजनीतिक कंट्रोल था। ओके, यहाँ एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ आप कह रही हैं कि कंपनी इतनी बड़ी ताकत बन चुकी थी, तो फिर उसे चला कौन रहा था? मतलब कोई एक सीईओ या बॉस तो होगा जो सारे फैसले ले रहा हो? यही तो सारी समस्या की जड़ थी। कंपनी का स्ट्रक्चर ही बड़ा अजीब था। लंदन में कंपनी के मालिक थे शेयर होल्डर्स, जिन्हें कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहते थे। लेकिन कंपनी को असल में चलाते थे 24 डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी के असली बॉस हुए एक तरह से। कागज पर तो हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बनावटी खामी थी। समस्या ये थी कि ये 24 डायरेक्टर हर साल चुने जाते थे। हर साल? हर साल। इसका नतीजा शॉर्ट टर्म सोच। हर डायरेक्टर की कोशिश होती थी कि उसके 1 साल के कार्यकाल में कंपनी का मुनाफा आसमान छू जाए, ताकि अगले साल उसे फिर से चुना जाए। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि इस मुनाफे के लिए भारत में कितनी लूट खसोट मचानी पड़ रही है, या कंपनी की लंबी सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा। मतलब बस इस साल का प्रॉफिट देखो। बिल्कुल। तो मतलब भारत में गवर्नर्स लगभग अपनी मनमर्जी चला रहे थे और लंदन में बैठे डायरेक्टर्स सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख रहे थे। जब सिस्टम में कोई किसी के प्रति जवाबदेह न हो, तो ये तो भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के लिए एक परफेक्ट रेसिपी लगती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और भारत में हालात और भी खराब थे। यहाँ 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। हर एक का अपना गवर्नर और उसकी अपनी काउंसिल। और ये तीनों एक दूसरे से आजाद थे पूरी तरह से, और सीधे लंदन को रिपोर्ट करते थे। तो ये तो एक तरह से 3 अलग अलग कॉलोनियां थीं जो बस एक ही कंपनी के नाम पर चल रही थीं। इनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था क्या? ये आपस में भी कंपीट करती थी? कंपीट भी करती थीं, और कई बार एक दूसरे के फैसलों में टांग भी अड़ाती थीं। और सोचिए, उस जमाने में लंदन से भारत तक इस खत को पहुंचने में 6 से 9 महीने लगते थे। 6 से 9 महीने? जी। अगर किसी गवर्नर को पड़ोसी राज्य से लड़ाई करनी है या संधि करनी है, तो वो लंदन से इजाजत का इंतजार नहीं कर सकता। तो भारत में बैठे गवर्नर लगभग अपनी मर्जी के मालिक थे।
कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी थी ही नहीं जो उन पर नजर रख सके। ठीक है, अब मुझे सूरत साफ हो रही है। एक बिखरा हुआ मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की भूख और भारत में गवर्नरों को मिली खुली छूट। क्या इसी वजह से कंपनी पैसों के ढेर पर बैठकर भी दिवालिया हो गई? ये बात हजम नहीं होती। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। पहले देखिए कंपनी कमा कहाँ से रही थी। चाय, नमक, अफीम, कपड़े, इन सब के व्यापार पर उनकी मोनोपोली थी। एक अधिकार था। हाँ, अपने इलाके से गुजरने वाले हर सामान पर वो कस्टम ड्यूटी वसूलते थे। और सबसे बड़ी सोने की खान थी बंगाल का लैंड रेवेन्यू। और इसके अलावा वो निजी कमाई भी तो थी, गिफ्ट वगैरह। बिल्कुल, कंपनी के अधिकारी निजी तौर पर जो गिफ्ट ले रहे थे और अवैध व्यापार से कमा रहे थे, वो अलग था। रॉबर्ट क्लाइव जैसे लोग भारत से अथाह दौलत लेकर ब्रिटेन लौटे थे। तो फिर दिवालियापन की बात आई कहां से? पैसा जा कहां रहा था? हुआ ये कि जब कंपनी ने बंगाल की दीवानी हासिल की, तो ब्रिटिश संसद की आंखें चौंधिया गईं। उन्हें लगा कि कंपनी के हाथ कुबेर का खजाना लग गया है। तो 1767 में संसद ने एक कानून पास किया। अच्छा। कि कंपनी को हर साल ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड देने होंगे। एक तरह से ये भारत की दौलत का हिस्सा था जो सरकार मांग रही थी। 4 लाख पाउंड उस जमाने में बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी। कुछ साल तक तो कंपनी ने ये पैसा चुकाया, लेकिन जल्द ही उनकी हालत बिगड़ने लगी। कुप्रबंधन, लगातार चलती लड़ाइयां और 1770 में बंगाल में पड़े भयंकर अकाल ने कंपनी की कमर तोड़ दी। 1772 आते आते हालत इतनी खराब हो गई कि कंपनी ने सरकार को पैसा देना बंद कर दिया। और कहानी यही खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, हद तो तब हो गई जब कंपनी ने उल्टा ब्रिटिश सरकार से ही 15 लाख पाउंड के कर्ज की मांग कर दी। क्या बात है। सोचिए, ये दुनिया की पहली टू बिग टू फेल सिचुएशन थी। एक प्राइवेट कंपनी जिसके पास अपनी सेना थी, जो एक देश पर राज कर रही थी, वो अपने ही देश की सरकार से बेल आउट मांग रही थी। संसद में बैठे लोग तो हैरान रह गए होंगे। हैरान थे। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, ये एक अभूतपूर्व कॉर्पोरेट विफलता थी जिसने ब्रिटिश सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या एक कंपनी को देश चलाने का अधिकार दिया जा सकता है। और इसी मजबूरी से निकला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो आखिरकार इस एक्ट में था क्या? ब्रिटिश संसद ने इस बिगड़ेल कंपनी को सुधारने के लिए क्या-क्या नियम बनाए? इस एक्ट का मुख्य मकसद ही कंपनी पर लगाम कसना था। इसके लिए 4 बड़े कदम उठाए गए। सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम था सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण? हाँ, प्रशासन का केंद्रीकरण। बंगाल के गवर्नर, जो उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्हें अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को उसके अधीन कर दिया गया। ये भारत में एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाने की पहली कोशिश थी। यानी जो 3 अलग-अलग कॉलोनियां अपनी अपनी धुन में चल रही थीं, उन्हें एक बॉस के नीचे लाने की कोशिश की गई। वॉरेन हेस्टिंग्स को तो प्रमोशन मिल गया। कागज पर तो ये प्रमोशन था, लेकिन असल में उनकी पावर कम कर दी गई थी। और यहीं पर दूसरा बड़ा कदम आता है। गवर्नर जनरल की मदद करने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए 4 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। अच्छा। और एक्ट में कहा गया कि सारे फैसले बहुमत से होंगे। अकेले गवर्नर जनरल की मर्जी से कुछ नहीं होगा। अरे वाह, तो ये प्रमोशन कम और 4 बेबी सिटर साथ में बिठाने जैसा ज्यादा था। आप ऐसा कह सकते हैं। तीसरा बड़ा कदम था भ्रष्टाचार पर सीधी चोट। एक्ट में साफ साफ लिख दिया गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कोई निजी व्यापार नहीं करेगा और नहीं किसी भारतीय से कोई रिश्वत या तोहफा लेगा। बिल्कुल। ये उस गिफ्ट कल्चर पर सीधा हमला था जिसने कंपनी को खोखला कर दिया था। और चौथा कदम? चौथा और आखिरी महत्वपूर्ण कदम था एक नई न्यायिक प्रणाली की स्थापना। 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 दूसरे जज थे। ये सभी ब्रिटिश थे और इन्हें ब्रिटिश कानून के हिसाब से न्याय करना था। केंद्रीकरण, गवर्नर जनरल पर लगाम, भ्रष्टाचार पर रोक और एक सुप्रीम कोर्ट। सुनने में तो ये प्लान काफी सॉलिड लगता है। तो क्या ये कामयाब हुआ? क्या कंपनी सुधर गई? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। कागज पर ये एक्ट जितना मजबूत दिख रहा था, असलियत में इसमें इतने बड़े बड़े लूप होल्स थे कि इसने चीजों को सुधारने की जगह और ज्यादा उलझा दिया। ये बुरी तरह फेल हुआ। फेल हो गया? क्यों? सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ हुई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो गवर्नर जनरल की पोजीशन में ही थी। जैसा आपने कहा, उनके साथ 4 बेबी सिटर बिठा दिए गए थे,
लेकिन उनके पास कोई वीटो पावर नहीं थी। वीटो नहीं थी। नहीं, इसका मतलब अगर काउंसिल के 4 में से 3 सदस्य उनके खिलाफ हो जाएं, तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनका फैसला रद्द हो जाता था। और जाहिर ऐसा हुआ होगा। हुआ ही नहीं, बल्कि लगातार हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स की हालत एक ऐसे सीईओ जैसी थी जिसकी अपनी कोई पावर नहीं थी। उनकी काउंसिल के सदस्य, खासकर फिलिप फ्रांसिस नाम का एक सदस्य, उनसे इतनी नफरत करता था कि वो उनके हर अच्छे बुरे फैसले को सिर्फ इसलिए पलट देता था क्योंकि वो हेस्टिंग्स का फैसला था। हाँ, ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि आगे चलकर हेस्टिंग्स और फ्रांसिस ने एक दूसरे पर गोलियां तक चलाईं, एक ड्यूल में। अब आप सोचिए, जब आपके टॉप लीडर ही आपस में लड़ रहे हो तो आप शासन कैसे चलाएंगे? मतलब कमाल है, जो सिस्टम नियंत्रण के लिए बनाया गया उसी ने टॉप पर पैरालिसिस पैदा कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट का क्या उससे चीजें बेहतर हुई? वहां एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। एक्ट में ये तो लिख दिया कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, लेकिन ये साफ नहीं किया कि उसकी शक्तियां क्या होंगी और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की शक्तियां क्या होंगी। मतलब अधिकार क्षेत्र को लेकर कंफ्यूजन था। बहुत ज्यादा। किसका अधिकार कहाँ खत्म होता है और कहाँ से शुरू होता है, ये पूरी तरह अस्पष्ट था। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? ये टकराव होता कैसे था? बिल्कुल। जैसे, क्या सुप्रीम कोर्ट कंपनी के रेवेन्यू कलेक्टरों पर मुकदमा चला सकता था अगर वो किसी पर ज्यादती करें? क्या वो भारतीय जमींदारों को जो कंपनी को लगान देते थे अदालत में घसीट सकता था? एक्ट में ये सब साफ नहीं था। नतीजा ये हुआ कि शासन चलाने वाले यानी काउंसिल और न्याय देने वाले यानी कोर्ट आपस में लड़ने लगे कि बॉस कौन है। सही बात। पूरा सिस्टम ठप पड़ गया। तो नियंत्रण लाने की कोशिश ने और ज्यादा भ्रम पैदा कर दिया। ये तो बहुत बड़ी खामियां थीं। और 2 और बड़ी खामियां थीं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। पहली, ये एक्ट पूरी तरह से कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों और उनके झगड़ों के बारे में था। इसमें भारत की उस करोड़ों की आबादी के हितों या उनकी चिंताओं का एक शब्द भी नहीं था, जिनसे कंपनी लगान वसूल रही थी और जिन पर वो राज कर रही थी। हाँ, उनकी पूरी तरह अनदेखी की गई। और दूसरी खामी? दूसरी खामी ये थी कि संसद की निगरानी अभी भी मतलब नाम मात्र की थी। एक्ट में कहा गया कि गवर्नर जनरल को सारी रिपोर्टें लंदन भेजनी होंगी, लेकिन उन रिपोर्ट्स को गहराई से जांचने का कोई असरदार तरीका नहीं था। लंदन हजारों मील दूर था। जब तक रिपोर्ट पहुंचती तब तक यहाँ खेल बदल चुका होता था। बिल्कुल। जब तक उस पर कोई एक्शन होता तब तक भारत में हालात पूरी तरह बदल चुके होते थे। तो असल में संसदीय नियंत्रण अभी भी बहुत कमजोर था। तो कुल मिलाकर नियंत्रण स्थापित करने की ये पहली कोशिश भले ही खामियों से भरी थी, लेकिन ये एक ऐतिहासिक मोड़ तो था। ऐतिहासिक मोड़, ये उससे कहीं ज्यादा था। भले ही ये एक्ट अपने मकसदों में फेल हो गया, लेकिन इसने अनजाने में भारत के भविष्य की नींव रख दी। ये उस लंबी प्रक्रिया की शुरुआत थी जिसमें ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे कंपनी से सत्ता अपने हाथों में ले ली, जो आखिरकार 1857 के विद्रोह के बाद पूरी हुई। जी हाँ। तो ये सिर्फ एक कंपनी को सुधारने का कानून नहीं था, ये भारत में ब्रिटिश राज के चरित्र को बदलने की शुरुआत थी। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक्ट एक मिसाल बन गया। ये इतिहास में पहली बार था जब किसी यूरोपीय सरकार ने एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी द्वारा जीते गए इलाकों के लिए सीधी राजनीतिक जिम्मेदारी का दावा किया था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्राइवेट संस्था से एक सेमी सॉवरेन यानी अर्ध संप्रभु, हाँ, एक अर्ध संप्रभु राजनीतिक इकाई में बदलना शुरू कर दिया, जो ब्रिटिश ताज की निगरानी में थी, भले ही वो निगरानी कमजोर थी। तो अंत में इस पूरी कहानी से हमारे श्रोता क्या टेक अवे ले सकते हैं? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि इस एक्ट ने हजारों मील दूर बैठकर एक ऐसी जटिल व्यवस्था पर नियंत्रण करने की कोशिश की जिसे ब्रिटिश संसद में बैठे लोग पूरी तरह समझते भी नहीं थे। और यहीं से एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या एक खास संस्कृति और संदर्भ के लिए बनाया गया सिस्टम किसी दूसरी जगह पर बिना अनपेक्षित और नकारात्मक परिणामों के लागू किया जा सकता है? यही तनाव, यही टकराव अगले 175 वर्षों तक भारत में ब्रिटिश शासन को परिभाषित करता रहा।